बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम फाइंड करते हैं तो हम डायरेक्टली उस कंडक्टर की लेंथ को टाइम पे डिवाइड क्यों नहीं करते? व्हाई वी डोंट टेक द ट्रेवल ऑफ इट्स why we don't take the travel of electron along the conductor? उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और उसके अंदर हम कहते हैं कि उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है। एक साइड से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, दूसरे साइड से हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो क्या होता है, इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ दैट फील्ड वो क्या थे, वो रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई नेट इफेक्टिव मोशन नहीं थी। वो अंदर ही अंदर कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी तफसील से बताया था कि किस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने आपको क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाया था सबसे पहले लेक्चर में, इस चैप्टर में। तो उसको अगर आप दोबारा विजिट करें, उसको देखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उनकी मोशन की जो है कोई ऑर्डर उसका नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, बस वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को इन स्मॉल छोटे छोटे सर्कल से शो किया हुआ है। अब अगर मैं उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि समझ जाए इसको, इस तरह डायग्राम से अक्सर आपने देखा होगा, शो किया होता है बुक में। असल में ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे होते। असल कहानी इसकी बड़ी मुख्तलिफ होती है और इसका किसी को भी पता नहीं चल सकता। हम थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करके, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए अंदाजे लगाते हैं कि जनाब ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह गया होगा। एक्चुअल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी ट्रेस्ड and that is why it is very difficult for us to calculate its drift velocity directly by measuring the time of its travel along the conductor। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्चुअली किसी टर्म में उस कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो उसकी मोशन जो है वो, अब मैं वो वाला केस यहाँ पर बना रहा हूँ जो ये एक्चुअली कर रहा है। ये ओवर सिंप्लीफाइड है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुख्तलिफ पाथ फॉलो करता है, कभी इधर जाता है, फिर इधर किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा कर इधर जाता है, फिर कहीं और चला जाता है। मतलब ये है कि वो रैंडम पाथ्स पे जा रहा होता है और उस इलेक्ट्रॉन की रैंडम पाथ का चूंकि किसी को भी पता नहीं चल सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड देयर इज़ नो मीन ऑफ सीइंग इट। हमारे पास ऐसे कोई टेक्निक्स नहीं है कि उसको देख सकें और बता सकें कि वो इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप सिंपली दो रीजंस लिख सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि वी आर अनेबल to follow the path traveled by an electron, actual path traveled by an electron, and जब तक आपको एक्चुअल पाथ मालूम नहीं है तब तक आप उसको उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, ये चीज़ें आप फाइंड नहीं कर सकते। सो एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे नहीं, अगर ये स्ट्रेट पाथ पे जाता तो फिर तो हम सिंपली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए लिख लेते कि जनाब ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और ये टाइम लगा है इलेक्ट्रॉन को इस लेंथ को कवर करने में, तो हमें एक स्पीड मिल जाती। लेकिन कहानी चूंकि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, अंदर की इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ पोजीशंस पे, डिफरेंट टाइम्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पे होता है और उसकी एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रेवल हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हम इस तरीके से कम उसकी स्पीड फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा एक रीज़न ये भी आप लिख सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, आइडेंटिकल हैं, हम ये फ़र्क नहीं कर सकते कि हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सो इवन इफ़ वी हैव एनी मेथड ऑफ सीइंग एन इलेक्ट्रॉन,
उसके बावजूद भी हमें वो इलेक्ट्रॉन उसमें से समझ नहीं आएगी कि हम किस इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें हमें समझ नहीं आ सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस वक्त कहाँ पे होगा, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं। तो ये 2 रीज़न लिख लें तो ये काफ़ी हैं। पहला रीज़न कि इसका एक्चुअल पाथ हम नहीं मालूम कर सकते, ये जिगजैग पाथ पे जाता है रैंडम मोशन के साथ। ठीक है, एक इफेक्टिव मोशन मतलब ये है कि उसकी हो रही होती है along द कंडक्टर किसी उस वोल्टेज की वजह से, लेकिन एक्चुअल पाथ हमें पता ही नहीं चल सकता, तभी हम एवरेज वेलोसिटीज लेते हैं और उससे हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक रिलेशनशिप उसने दी हुई है कि R इज इक्वल टू V बाई आई। क्या इस रिलेशनशिप का ये मतलब है कि R जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब फिर क्या है इस रिलेशन का? देखिए, ये ओहम लॉ है और ओहम लॉ में हमने पढ़ा था कि R जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। इस स्लोप को हमने ये इसको करंट लिया था, इसको वोल्टेज लिया था, और ये जो स्लोप है दैट वाज कंडक्टेंस G 1 बाई R एंड दैट इज राइज डिवाइडेड बाई रन। राइज में हमारे पास करंट है, रन में हमारे पास वोल्टेज है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुई थी कि जो स्लोप है ये जब तक कांस्टेंट है तब तक ही ओहम लॉ वैलिड है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब है कंडक्टेंस कांस्टेंट है, और अगर कंडक्टेंस कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का रिलेशनशिप लिखना जो है वो लॉजिकली गलत है। आप ये कह सकते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और फिर ये कह सकते हैं कि ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो फिर ये ओहम लॉ ही वैलिड नहीं है। तो इसलिए इस रिलेशन का ये मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक सूरत ऐसे हो सकती है कि कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस हो और आप उस केस में वहां पर करंट को कांस्टेंट रखें कि आपने यही कांस्टेंट करंट रखना है, तो फिर आप R की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो उस सूरत में ठीक है। तो आप सिंपली इसको इतना कह सकते हैं कि R इज, इट डज नॉट मीन दैट R इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। R इज एक्चुअली कांस्टेंट हियर in the Ohm law, and it is constant as long as temperature is constant, because temperature can change the nature of the material in a sense कि उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से उसके लेंथ में चेंजेस आए, तो लेंथ चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, और ये भी हो सकता है कि मतलब ये है कि उसकी एरिया को इफेक्ट पड़े। तो इसलिए जब तक ओहम लॉ वैलिड है तब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमसे चार्ज मांगा है। तो इट्स वेरी सिंपल, यू नो दैट Q इज इक्वल टू I T। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इफ इट इज अ स्टेडी करंट, यूनिफॉर्म करंट फॉर टाइम t। तो अगर ये लगातार यही 3 एम्पियर करंट किसी सर्किट में मौजूद है और 24 घंटे तक मौजूद है, तो फिर आप उस सर्किट से जिस बैटरी ने ये करंट दिया उस बैटरी से कितना चार्ज निकला है वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आई की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ 3 एम्पियर और टी की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ 24 आवर्स, तो चूंकि ये आवर्स हैं हमने चार्ज को कूलम्स में लिखना है, तो मैं यहाँ पे आवर्स यूज़ नहीं कर सकता चूंकि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले, और इससे जो भी रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द चार्ज on that is supplied by the battery if it is providing 3 ampere current for 24 hours। तो इसे इतना चार्ज निकलता होगा, इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर दें जो भी रिजल्ट आता है। सो इट्स सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन। ये भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी इसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो पूछता है कि जब भी हम कोई सर्किट एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर मौजूद ईएमएफ सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात ऑलरेडी की थी कि जब कोई सोर्स है और उसके साथ हम कोई लोड अटैच कर लेते हैं सर्किट में, तो उस सर्किट में आप सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि उस बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है आर, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर हो जाती है अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टेंस आर इनसाइड द बैटरी। तो ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये लोड रेजिस्टेंस आर है कैपिटल। तो सवाल ये है कि हम इस प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी सर्किट्स डील करते हैं और अक्सर हम ये कर लेते हैं कि स्मॉल आर के अक्रॉस जो ड्रॉप होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो वो कहते हैं क्यों? वजह ये है कि ये इस आर के मुकाबले में बहुत स्मॉल होता है। तो आपने रीज़न ये लिखना है कि आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, और इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा सर्किट की, जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे, तो उन मेजरमेंट्स पे इसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, 100 ओहम का एक रजिस्टर आपने लगाया है सर्किट में, ठीक है, ये कोई रजिस्टर है और उस सर्किट में मौजूद बैटरी है जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई करंट प्रोवाइड कर रही है 20 वोल्ट्स, वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है 20 वोल्ट्स। ये इस सोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ईएमएफ ये है। अब अगर आप देखें कि उस सर्किट के अंदर करंट कितना है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं जी मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करनी जो एक्चुअल तो मौजूद होती है, तो एक्चुअली फिर ये हो जाता है कि चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद होगी और वो इस तरह कोई होगी, बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द लोड रजिस्टर। तो आप ज़रा खुद सोचें कि जब मैं ईएमएफ की बात करूंगा कि वो दो तरह से यूटिलाइज होगी, अक्रॉस स्मॉल इंटरनल रजिस्टर एंड अक्रॉस द लोड रजिस्टर। तो इसकी वजह से जो इसका इफेक्ट होगा आप देख सकते हैं, इट विल बी वेरी स्मॉल। बट इफ आई कैलकुलेट करंट, you see that it has very small effect. If you substitute these values, you get 100.01. So 100.01 पे डिवाइड कर दे 20 को या 100 पे डिवाइड कर दे, तकरीबन सेम ही रिजल्ट आएगा। या अगर कोई कमी बेशी आएगी भी तो वो कैलकुलेटर में हमारे पास इतने लिस्ट काउंट इतना होता भी नहीं है, उसको हम वैसे भी इग्नोर करते हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को। सो मेन रीज़न ये है कि चूंकि आर बहुत स्मॉल होता है और इसका सर्किट के ऊपर इतना ख़ास इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वी इग्नोर इट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि ईएमएफ जो है वो कम हो जाए और टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाए। डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनल वोल्टेज क्या है? इसी सर्किट को दोबारा देखें, इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, दिस, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज को आप यूं भी कह सकते हैं, चूंकि आई आर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी इसी चीज की इक्वल है, तो वी टर्मिनल इज आई आर। एंड इफ यू सी दिस कंजर्वेशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जितनी ईएमएफ यहां पर मौजूद है वो दो तरह से यूटिलाइज हो रही है। इस इक्वेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ईएमएफ है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज का सम है। तो अगर दो चीजों का सम है तो ये बड़ा है ना, ईएमएफ आमतौर पर ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, लेकिन चूंकि कुछ न कुछ इधर लॉस हो जाता है इंटरनल रजिस्टर के अक्रॉस, तो इस वजह से ये इससे कम होता है। लेकिन ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है कि कभी ये ईएमएफ जो है टर्मिनल वोल्टेज से कम हो जाए, यानी टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए ईएमएफ से। और ये सिचुएशन कब होती है? ये तब होता है जब आपने वहां पर बैटरी चार्ज करने के लिए रखी है, सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं।
अगर आप बैटरी चार्जिंग के लिए रखते हैं तो करंट की जो डायरेक्शन है उस इक्वेशन को देखें, IR प्लस क्या है IR, इसी को मैंने ऐसे लिखा। अगर आप कहते हैं कि जनाब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग एनर्जी टू द सर्किट, देन यू सी यहां पर -IR आ जाएगा। नेचुरली क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो है, मैं इधर इसको रीअरेंज कर लूं, V terminal is EMF minus IR. This IR become plus IR when you say that the battery is attached in the circuit for charging, not for providing energy to the circuit. तब I की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव। एंड वंस अगेन you arrive at this, and this is then an equation which tells us that V terminal is greater than EMF. You add something to EMF to obtain terminal voltage. So it's not the violation of conservation of energy actually. It is the just process of charging of a battery. जाहिर आपने अगर बैटरी को उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दी, उसने उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं दी जो इसकी होगी, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से करंट होगा। हमें इससे ज़्यादा देना होगा ताकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और वो बैटरी चार्ज हो जाए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कहता है कि टर्मिनल वोल्टेज और EMF के दरमियान डिफरेंस बताएं। मैंने आपको बताया था कि EMF जो है दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये EMF है। जब आप किसी EMF सोर्स को देखें तो उसमें किसी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी, तो उस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम फिर कहते हैं EMF। इसका यूनिट जो है वोल्ट्स। वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज की जो हम बात करते हैं दैट इज अक्रॉस द लोड रेजिस्टर, सो यू मे कॉल इट अ कंजम्पशन, एंड दिस इज electrical energy to non-electrical energy per unit charge। इसका भी यूनिट वोल्ट है, ठीक है। तो ये है कि EMF जो है वो सोर्स होता है, और ये जो है ये इसको यूं समझे कि सिंक की हम बात कर रहे हैं। सर्किट में जो हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, बैटरी के बाहर जो सर्किट में अवेलेबल होता है, लेकिन बैटरी के अंदर जो असल में मौजूद होता है दैट इज EMF। एक तो ये है कि ये मेन उसमें डिफरेंस है। दूसरा आप ये इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि एक बैटरी के अंदर होता है, दूसरा सर्किट में मौजूद होता है आउटसाइड द बैटरी, ठीक है। और फिर आप उसको इसकी दोनों की इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी लिख लें और EMF के लिए भी लिखें। EMF के लिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखें, इसी फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें, जिस फॉर्म में लिखते हैं ये ज़्यादा बेहतर है कि उसमें टर्मिनल वोल्टेज क्लियरली नज़र आ रही है, और इसमें ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन होगा। EMF के लिए आप लिखें कि V टर्मिनल प्लस I स्मॉल r, और V टर्मिनल के लिए फिर आप यूं लिखें कि EMF माइनस IR। वो साथ में लिख सकते हैं कि ये भी एक केस हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज भी EMF प्लस IR हो जाएगा, जैसे इस पिछले केस में पढ़ा है। तो दो तीन जो है इसमें पॉइंट्स लिख लें। ये दो बुनियादी पॉइंट्स हैं कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दूसरा ये है कि जब तक आपने सर्किट में उस बैटरी को नहीं लगाया, जब तक आपने सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू नहीं किया, तब तक वो दोनों सेम होते हैं। बैटरी की जो अपनी वोल्टेज है, EMF है, या
उससे जो हमें मिलेगी वो दोनों तकरीबन सेम होते हैं। तो जब तक आप उसको सर्किट में नहीं लगाते, सर्किट में जब आप लगाते हैं तो फिर चूंकि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुरू हो जाता है फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, देन देयर आर लॉसेस, और उस वजह से फिर ये है कि ईएमएफ ज़्यादा होता है और अंदर मौजूद जो सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंसेस कोई ख़ास नहीं है, ये मेन डिफरेंस है, और चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें इतना ज़्यादा आपने नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्वेश्चन ये है कि KVL और KCL इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों कहा जाता है? व्हाई दे आर thought to be the law of conservation of energy and law of conservation of charge। KVL को ज़रा देखें, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह है कि इसके मुताबिक हम कहते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द EMF सोर्सेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द ड्रॉप्स। जितने सर्किट के अंदर EMF सोर्सेज है उनका सम, एल्जेब्रिक सम, और जितने IRs हैं यानी वोल्टेज ड्रॉप्स है उनका आप एल्जेब्रिक सम लें तो ये दोनों आपस में सेम होते हैं, यानी हम सर्किट को जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हो सकती है। तो इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ये कह सकते हैं कि जनाब सर्किट में खुद से नई एनर्जी बन सकती है ना खुद से कंज्यूम हो सकती है, जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वही एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने वो सोर्सेज रखे हैं जो एनर्जी दे रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर वो वोल्टेजेस हैं, वो ड्रॉप्स हैं जो कि कंजम्पशन की जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंजम्पशन को, IRs। तो इन दोनों का सम इक्वल होता है बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एंड देन इफ यू सी द KCL में ये होता है कि हम कहते हैं कि चार्ज किसी पॉइंट पे आता है और उस पॉइंट को लीव करता है, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही लीव करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आ रहा है कोई और करंट और जाए कोई और। तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज कंज्यूम ही नहीं हो रहा। जितना चार्ज इस पॉइंट पे अराइव करता है उतना चार्ज इस पॉइंट को लीव करता है। इस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जंक्शन रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, बिकॉज इट सेज कि द चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन लीव इज इक्वल टू द चार्ज लीविंग दैट जंक्शन। सो that flow of charge is called current. So we say algebraic sum of all the currents entering a junction is equal to summation of all the currents that leave the junction। ठीक है, ये इसको entering लिख लूंगा। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिस्पेक्टिवली। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाई द राइज इन टेम्परेचर इज accompanied बाय इंक्रीज इन रेजिस्टर इन कंडक्टर्स। जब कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? डियर स्टूडेंट्स, अल्फा फॉर कंडक्टर्स इज पॉजिटिव, ये आप जानते हैं। अल्फा क्या है? RT माइनस R naught divided by R naught delta T। RT is the resistance at any temperature T, R naught is the resistance at 0 degree Celsius, delta T is the rise in temperature। तो जब टेम्परेचर राइज करते हैं रेजिस्टेंस R नॉट से RT हो जाता है। अगर RT ज्यादा है तो इसका मतलब है यहां से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हम कहेंगे अल्फा पॉजिटिव है। कंडक्टर्स के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है। रीजन ये है, हमने ये बात की थी कि कंडक्शन के अंदर चूंकि एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कोलिजन्स होती हैं, वहाँ पर लेटिस वाइब्रेशंस भी होती है कोर एटम्स की, जिसकी वजह से उसको अपोजिशन ऑफर होती है। जैसे ही करंट उसमें से फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है। उस रेजिस्टेंस में इंक्रीज इस वजह से आ जाती है कि जाहिर है हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोर एटम्स और ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। हो सकता है हम टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि उससे और इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएं, ठीक है। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में मजीद इंक्रीज आएगी, जिससे चांसेस ऑफ कोलिजन मजीद बढ़ेंगे, जिससे टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ेगा। और यही वजह है कि किसी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से फिर रेजिस्टेंस बढ़ती है। और इसको मज़ीद ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने सारा तफसील बताया था, ये भी बताया था कि कंडक्टर के अंदर जो है कंडक्टिविटी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एक मैंने ओहम लॉ को डिराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब वो रिलेशनशिप देखें, वहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्म लिखा था कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इतना ही कहूँगा। अल्फ़ा इसलिए पॉजिटिव होता है, दो रीज़न। एक रीज़न ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतना बढ़ जाता है कि कोलिजन्स उससे बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि वो लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो है वो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ जाती है। एक तीसरा रीज़न भी इसमें आ सकता है कि कोलिजन्स बढ़ जाने से ये होता है कि दो कोलिजन्स के दरमियान का जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो कम हो जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम जो है कंडक्टर के केस में जो है वो अगर कम हो जाता है तो इससे इफ़ेक्ट ये होगा कि कोलिजन ज़्यादा होंगी और रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें वो ये पूछ रहा है ईएमएफ जो है, क्या ईएमएफ को ऐसे हो सकता है कि वो एक डायरेक्शन मुतय्यन करे और वही डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को इफेक्ट करे? यानी क्या ईएमएफ करंट की डायरेक्शन मुतय्यन करती है? तो ऐसा नहीं है। ईएमएफ की डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। ईएमएफ के जो है डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेचुरली फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल होगी इनसाइड द बैटरी। सर्किट के अंदर मौजूद जो करंट है उसका टर्मिनल वोल्टेज के साथ ताल्लुक है, क्योंकि सर्किट के अंदर टर्मिनल वोल्टेज होती है। बैटरी के अंदर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो इस तरह होगी, जब आप नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल बनाते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली आपने लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है। तो इनसाइड द ईएमएफ जो है वो हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी। तो सर्किट के अंदर मौजूद करंट का इसके साथ ताल्लुक नहीं। हाँ, सर्किट के अंदर मौजूद करंट का ताल्लुक टर्मिनल वोल्टेज के साथ है। और ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का ताल्लुक एक दफ़ा फिर मैं लिख लेता हूँ, यही है जो आप बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आपने सिंपली कह देना है नो। रीजन ये है कि करंट की डायरेक्शन जो है इससे इफेक्ट हो सकती है टर्मिनल वोल्टेज से, लेकिन ईएमएफ सोर्स की जो है उसकी डायरेक्शन का करंट के साथ इसलिए काम नहीं है कि वो तो एक प्रोसेस है नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, एंड वी आर बाउंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट वी मस्ट मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल इफ वी वांट टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंड सिंस इन ईएमएफ source we want to increase the electrical energy of the system, we want to charge the battery, and that is why we have to move from lower potential to higher potential. The current in the circuit is bound to the terminal voltage, and terminal voltage की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन के साथ एक जैसी होनी चाहिए। करंट उसकी डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो उम्मीद है इन शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। वैसे तो एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स का काम होता है, स्टूडेंट्स खुद इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं तो एक्सरसाइज में इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती, वो सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप चैप्टर सही तरह से समझे हैं या नहीं। तो वो देखने के लिए बंदा एक्सरसाइज सॉल्व करता है। लेकिन चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह है कि एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का अक्सर हिस्सा एक्सरसाइज से आता है। अभी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज से पेपर बने, इसलिए आप ये बात ज़हन में रखें कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, उन क्वेश्चंस को उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आंसर किया करें।
और अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद जो है स्ट्रेंथन करें, ताकि आपको आगे के एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारी नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।